हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों सीपीसीएल के लिए जो है एज ए प्रैक्टिस पेपर। और इसमें पूरा मैंने सिलेबस कवर किया है, जितना जो है सीपीसीएल में आने वाला है एग्जाम में वो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन मिलेंगे और मैथ के 15, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और जीके के जो है 10 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और अप्रोक्स 200 से 200 के आसपास तो आपको टेक्निकल मिलेंगे, जो है लगभग जो है सिलेबस बेस से, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। ही वॉक डाउन 4 स्टेप, अप 3 स्टेप, डाउन 6 स्टेप एंड अप 2 स्टेप एंड अप 9 स्टेप एंड डाउन 2 स्टेप। कह रहा है कि वेयर ही इज स्टैंडिंग द जो है रिलेशन टू टॉप स्टेप ऑन विच इज स्टार्टेड, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी सीढ़ी पे खड़ा है, ठीक है। वो सीढ़ी के ऊपर जो है पहले सबसे पहले उसने क्या किया, वो सीढ़ी से चार मतलब सीढ़ी का जो होता है, सीढ़ी 1 2 3 जो भी है, तो 4 सीढ़ी नीचे आया, फिर वहाँ से फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ा गया, फिर 6 स्टेप जो है नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 9 स्टेप जो है ऊपर गया, फिर जो है 2 स्टेप नीचे आया। तो कह रहा है कि जहाँ से उसने जो है मूव करना शुरू किया था, तो उसके वो क्या है, ऊपर है, दो दो सीढ़ी ऊपर है या एक सीढ़ी ऊपर है, या उसी स्थान पे है या एक स्थान नीचे है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत घुमा फिराता है। तो इसको जो है सबसे सिंपल में जो है सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, सबसे पहले जो है जितनी बार सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, तो उनको एक साइड देख लीजिए। तो सब पहले तो वो 3 स्टेप जो है ऊपर गया, उसके बाद 2 स्टेप ऊपर गया, फिर 9 स्टेप ऊपर गया, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए तो ये 14 आ गया। उसके बाद जो है कितने स्टेप वो नीचे डाउन जा रहा है, तो डाउन का जो जोड़िए। 4 स्टेप डाउन गया, फिर 6 स्टेप डाउन गया, उसके बाद 2 स्टेप डाउन गया, तो इनको जोड़े तो 12 आया। तो अब आंसर कैसे निकलेगा, तो 14 माइनस 12 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव में है, यानी कि ये ऊपर चढ़ा है, ठीक है। अगर ये निगेटिव में -2 होता तो ये कह सकते थे कि 2 स्टेप नीचे है, क्योंकि माइनस में आएगा तो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है ये। इसमें जो है खाली स्थान आपको भरना है, तो इसमें जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें मल्टीपल 3 करके रखा है ना। 5 तिहाई 15 और फिर 15 तिहाई 45, फिर 45 तिहाई जो है 135 हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जो है कि जो फ्रेया जो है इज ऑन अ लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन अ मिडिल बट इज ऑन द राइट इन बेला। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आपको सीक्वेंस करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से लिए सबसे पहले सारे नाम जो है एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। नाम लिख लीजिए, उसके बाद क्या क्या कहा वैसे सबको सेट कीजिए। जैसे जो है फ्रेया है, फ्रेया का जो है लेफ्ट पर्सन का पता नहीं है, लेकिन राइट का जो है बेला है, ठीक है। तो फ्रेया के राइट में बेला कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो है सारा, सारा इज द राइट ऑफ द जैमिन, तो एक जैमिन का भी ले लीजिए और उसके राइट में जो है इसको सारा को कर दीजिए, ठीक है। एंड ऑस्टिन, ऑस्टिन इन राइट ऑफ सारा, ऑस्टिन ले लीजिए और सारा के राइट में उसको भी कर दीजिए। अब कह रहा है कि जो है हु इज सिटिंग इन मिडिल। अब इतने सबको करके देखिए कि बीच में कौन आ रहा है, तो देखिए बीच में जैमिन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को कंप्लीट करना है। 6 11 21 36 56। तो इसमें देखिए, इसमें +5, 6 5 11 हो गया। उसके बाद 10 जोड़ दिए तो 10 और 11 21 हो गया, फिर 15, यानी कि 5 का जो है 5 10 15, 5 का मल्टीपल जो है इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस हिसाब से नेक्स्ट सीरीज जो है 81 आ जाएगी, सॉरी हाँ 81 आ जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द 7th डे ऑफ मंडे, मंडे का जो है 7वां जो दिन है, इज 3 डे
अर्लियर देन फ्राइडे, वो फ्राइडे के 3 दिन पहले का दिन है। तो व्हाट डे विल इट बी ऑन 19 डे ऑफ द मंथ, तो महीने के जो है 19वें दिन कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर संबंधित है, इसको सॉल्व करेंगे तो संडे निकल के आएगा। ठीक है। बॉयज़ क्लास गर्ल, और इनका जो है करेक्ट वेन डायग्राम क्या है, यानी कि जो है लड़का लड़की और क्लास। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि क्लास के अंदर लड़का और लड़की हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो है पूछा है कि टर्मिनल को जैसे NSFUMBOG लिखा जाता है, टावर को जो है XPUTFSF लिखा जाता है, तो वैसे ही EMAT इमेट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए कैसे कैसे तिर्यक करके वो जो है लिखा है, तो उस तरह से हम भी तिर्यक करेंगे, तो ये जो BNFW आ जाएगा। ठीक है। पिच, पिच जैसे क्रिकेट से रिलेटेड है, वैसे ही जो है एरिना किससे रिलेटेड है, तो एरिना जो है रेसलिंग, रेसलिंग जो होती है वो जो जहाँ पे होती है उस उसको हम जो है एरिना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हावर एंड द मिनट हैंड व्हेन इट्स इज 5:10 PM। कह रहा है कि 5:10 पे जो है एंगल जो है हावर और मिनट के बीच की सुइयों के बीच में कितने का होगा। तो एंगल निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, 30 गुणे हावर माइनस 11 गुणे मिनट का आधा, ये है इसका और जो है मेन फार्मूला है अगर कहीं भी एंगल निकालना है तो 30 गुणे हावर कितना है, 5 बजे हैं, तो 30 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस 11 गुणे मिनट कितना था, 10 मिनट, 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये 30 गुणे 5 करेंगे तो 150 आ जाएगा, और इधर जो है 5 बार कटा था, तो ये जो 11×5 = 55, 150 माइनस 55 करेंगे तो 95 एंगल का जो है हावर और मिनट में जो है एंगल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम हिज हाउस रमेश गोज 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 20 किलोमीटर, then he turned south and covered 5 kilometer. Finally, he turned east and covered 30 kilometer. Looking from his house, in which direction he is standing? तो ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन बेस जो है एक तरह से हमें इसके लिए जो है लास्ट से जो है शुरू करना पड़ेगा, इसके आखिरी छोर से। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से जो है 15 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर राइट, फिर 5 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर चला, तो फाइनली जो है इसका ग्राफ जो बनाया हूँ मैं, देखिए इसमें है, तो फाइनली जो है वो इस समय जो है इधर है, तो ईस्ट ईस्ट और जो है जो यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है ना, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है जो है एक तरह से एम्प्टी कॉलम को भरना है, जैसे 25, 7, 24 है, 5, 3, 4 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है और 9, 40 दिया है। तो देखिए इसको कैसे बनाया है इसने, 24 और 25 को जोड़ दिया तो 49 है, 49 किसका वर्ग है, किसके वर्ग का है ये, तो ये 7 का है, 7 × 7 करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। वैसे ही देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का, तो इसमें 3 हो गया। सेम ऐसे ही 9 और 9 यानी कि 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए, तो 81 आने के लिए क्या है हमारे 40 प्लस यहाँ पे 41 भरा जाएगा, तो 40 और 41 मिल के 81, और 81 जो है 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे क्लॉक को जो है 42145 कहा है, LEA लीन को 2068 कहा है, केयर को 4690 कहा है, तो जो है नेकलेस को क्या नेकलेस को जैसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो नेकलेस को लिखने के लिए इन्हीं वर्डों में से या इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि सी का कौन सा अंक है, या एन का कौन सा अंक है, के का क्या है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 80452640 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है,
इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, स्वाति इज रैंक 11 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम बॉटम। यानी कि करा कि 30 स्टूडेंट का क्लास है, तो उसमें जो है स्वाति जो है स्वाति का रैंक 11वां है फ्रॉम द टॉप, टॉप से। तो बॉटम से क्या है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, 1 से 30 तक जो है आप जो है नंबर लिख लीजिए और उसमें जो है 11वां इसको कर दीजिए लेफ्ट से, और राइट से गिन के देखिए तो ये जो है 20वां निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसमें जो है ओड ढूंढना है आपको, कौन सा अलग है। के क्यू एन एन डी डब्ल्यू एफ यू ई वी एच एस और एच एस के पी, इनमें से सब अलग अलग क्या है। तो देखिए, ए को हमने जब देखा तो पाया कि के की प्लेस वैल्यू 11 है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, तो 11 और 17 जोड़े तो 28 हुआ। एन का 14वां स्थान है, एन का भी 14, यानी कि 14 दूना ये भी 28 28 हो रहे हैं। बाकी और देखते हैं, डी का प्लेस वैल्यू 4, डब्ल्यू का 23, ये दोनों मिलकर जुड़े तो 27 हुए। एफ का प्लेस वैल्यू 6, यू का प्लेस वैल्यू 21, दोनों मिलकर जुड़े तो 27 आए। ठीक है, नेक्स्ट है ई का जो है प्लेस वैल्यू 5 है, वी का प्लेस वैल्यू जो है 22 है, दोनों को जोड़े तो 27 हुआ। एच का प्लेस वैल्यू 8 है, एस का 19 है, दोनों को जोड़े तो जो है 27 आ जाएगा। ठीक है, एच का प्लेस वैल्यू 8 है, एस का प्लेस वैल्यू 19 है, दोनों को जोड़े तो 27 हुआ। के और पी में देखें तो के का 11 है, पी का 16 है, तो इसका भी 27, यानी कि कुल मिला के जो है बी सी डी जो है 27 के उसमें है, जबकि ए वाला जो है 28 में, तो इसलिए ये इनसे अलग है। ठीक है, ओड है, अलग है। नेक्स्ट है 20, 11, 102। नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए 20 का क्या कर दिया इसने, आधा कर दिया, तो ये हो गया 10, और 10 में एक जोड़ दिया तो वो 11 आ गया। ठीक है, ऐसे 102 का आधा करिए तो हो जाएगा 51, उसमें एक जोड़ देंगे तो 52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ आ गई हमारे। मैथ में कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क 25 डे एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डे। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डे देन ए लीव इन हाउ मेनी डे कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक ए जो है कोई काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलके काम 5 दिन करते हैं, उसके बाद जो है ए चला जाता है, छुट्टी लेके चला जाता है, तो बी को अकेले कितने दिन में वो काम करना पड़ेगा। तो देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 25 डे, यानी ए जो है 25 दिन में करा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/25 हो जाएगा। इसी तरह बी जो है 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना पूरा करता है, तो 1/20 कर देगा। अब 5 दिन दोनों का काम निकाल लीजिए, तो 1 बटा जो है दोनों का निकालेंगे तो 5/25 प्लस 5/20 हो जाएगा। इनको और छोटा कर दे तो 1/5 प्लस 1/4 हो गया। दोनों को जोड़ लिए तो 9/20, यानी काम का 9/20वां भाग 5 दिन में हो गया। ठीक है, 9/20 हो गया काम का। रिमेनिंग वर्क क्या बचा, तो रिमेनिंग वर्क जो है 1 माइनस 9/20 कर देंगे, यानी कि 11/20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि फिर जो है बी जो है रिमेनिंग वर्क को कैसे कंप्लीट करेगा, तो रिमेनिंग वर्क बी का जो एफिशिएंसी है 1/20 का है, तो 11/20 गुणे एक जो है 20 कर देंगे, तो 20 से 20 कट जाएगा और ये 11 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज 64√3 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, इसमें जो है 1 सेकंड जो भी है, थोड़ा सा इसको फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं, लोगों का फ़ोन आएगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज 64√3 देन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप जानते हो, जो है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4 होता और साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके इक्वल कितना दे रखा है, 64√3 दे रखा है, तो बस वही बराबर कर दीजिए। बस इसमें मेन जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए,
कि इक्वेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है √3 तुरंत कट जाएगा, साइड का स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, यानी कि 64 जो है किसका आ जाएगा आपका जो है साइड का स्क्वायर जो है 64 सेंटीमीटर एक तरह से हो जाएगा, और इधर जो है 4 जो था डिवाइड में वो उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 64 × 4 हो जाएगा। तो 64 × 4 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर बराबर 256, तो साइड बराबर √256, तो साइड निकल के जो है 16 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको ना दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ए ट्रेन टुक 21 सेकेंड कंप्लीट क्रॉस द प्लेटफॉर्म विच इज 84 मीटर लॉन्ग एंड 9 सेकेंड इन क्रॉसिंग द मैन। द स्पीड ऑफ ट्रेन, कह रहा है कि कोई ट्रेन है वो जो है रेलवे प्लेटफॉर्म को जो है 21 सेकेंड में पार कर देती है। अब जो है उसकी लंबाई कितना दे रखा है, 84 मीटर है। कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है वो, और उसको जो है वो क्रॉस करने के लिए 9 सेकंड ली, है ना। तो कह रहा है कि स्पीड, ट्रेन की जो है स्पीड क्या है, ठीक है। तो मान लिया कि ट्रेन की स्पीड यस है, ठीक है। अब कह रहा है कि ट्रेन टू 21 सेकेंड टू कंप्लीट क्रॉस द प्लेटफॉर्म एंड 9 सेकेंड टू क्रॉस द मैन, ठीक है। तो रिलेटिव टाइम इसका निकाल देंगे, तो 21 - 9 कर देंगे, तो 21 - 9 कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम हमें मिल गया 12, और डिस्टेंस दे रखा है 84 मीटर लॉन्ग है। तो बस स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 84 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो ये जो है 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन जो है इसको किलोमीटर में हमें चाहिए, तो 7 × 18/5 कर देंगे, तो 25.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मोहन इन्वेस्टिंग और सम ऑफ 12,500 रुपये एट अ 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रिसीव एन अमाउंट ऑफ 15,680 जो है आफ्टर एक्स ईयर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो इसमें सब कुछ दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है, बस एन यानी कि ईयर कितने जो टाइम है आपका कितने साल का है वो नहीं बताया है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, बस आपको मालूम होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ए इजकल टू पी और 1+r/100 एन जहाँ पे ईयर है, ईयर जो है वर्ष का कुछ दिया ही नहीं है, वही आपको निकालना है। तो बस जो जो वैल्यू दिया है वो रखते जाइए, 12,680 इजकल टू 12,500 और 1+12/100 पे एक्स मान लिया उसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको और छोटा कर लिया, तो 1 जैसे 12 जो है 12 और 100 को छोटा हमने कर लिया, ठीक है। तो 4 से काट लिया, 4×3 = 12 और जो है 25×4 = 100, यानी कि 1+3/25 x टू, इनको जो है डिवाइड में, इधर मल्टीपल में था तो डिवाइड में हमने कर दिया, तो 15,680/12,560 हो जाएगा। तो इनको काट दिया, छोटा कर दिया, तो जो है और इसको जो है एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये 28/25 इधर को सॉर्ट किया, तो ये हो जाएगा 784/625, ठीक है। अब जो है 28/25 क्या हो जाएगा, ये किसके वर्ग है, 28 और 25 का वर्ग है, तो x क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें जो है अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है नंबर ऑफ ईयर के निकालने को बोले, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आई परचेज 1 डजन पेंसिल, मैंने 1 दर्जन जो है पेंसिल खरीदा एट द रेट ऑफ 5 पैसा पर पेंसिल, 5 पैसा पर पेंसिल पे, है ना। फॉर हाउ मच शुड आई सेल अ पेंसिल टू मेक 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए मुझे एक पेंसिल को कितने पैसे में बेचना पड़ेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो 5 इसमें जो है टू मेक 20% प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस विल बी, तो 5 गुणे 120 अपन 100 कर देंगे तो ये जो है 6 पैसा निकल के आएगा। मतलब ये फार्मूला बेस में, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है इसमें क्या कर रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 39 इफ द फर्स्ट नंबर इज ट्विस्ट द सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज 4 टाइम ऑफ थर्ड नंबर देन फाइंड द नंबर। तो देखिए सपोज द थर्ड नंबर क्या है, एक्स है, तो एक्स है तो वो जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर जब एक्स होगी तो सेकंड नंबर हो जाएगी 4x क्योंकि 4 गुनी है, और फर्स्ट नंबर क्या होगी 8 गुनी हो जाएगी तो 8x हो जाएगी। तो एवरेज बराबर हमारा होता है सम ऑफ द ऑल नंबर अपार्ट टोटल नंबर। तो एवरेज दे रखा है ऑलरेडी 3 की 39 है, तो ये 39 हो जाएगा। एवरेज की जगह पे 39 रख लीजिए, सम ऑफ ऑल नंबर की जगह पे 8x प्लस 4x प्लस x रख लीजिए, टोटल नंबर 3 दिया है तो 3 रख लीजिए, बस ये इक्वेशन बन गया। तो 8x प्लस 4x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 39 गुणे 3 कर देंगे तो 117 आ जाएगी उसकी वैल्यू, और इनको जोड़ेंगे तो 13x निकल के आ जाएगा। 13x इक्वल टू 117, x इक्वल टू 117 अपन जो है 13, और ये कर देंगे तो 9। अब नंबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जब 9 मिल गई तो एक को माना था जो है तीसरी संख्या जो है 9 आ जाएगी, दूसरी संख्या जो है 9 9 चौको 36 हो जाएगी, और जो है पहली संख्या 8 मल्टीप्लाई जो है 9 यानी कि 72 आ जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें जो है अगर और डाउट होगा तो बताइएगा, वैसे बहुत सिंपल भाषा में हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट है करा एज ऑफ द रवि एंड हिमा आर द रेशियो 5:7, 4 year later their age will be in a ratio of 3:4, फाइंड देयर एज। कह रहा है कि जो है रवि और हिमा की जो एज की जो रेशियो है इस समय 5:7 की है। कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी जो रेशियो क्या हो जाएगी, 3:4 हो जाएगी, तो उनकी एज क्या है। तो देखिए मान लीजिए रवि की एज जो 5x और हिमा की एज जो है 7x है, बस उसी के अनुसार 5x अपन 7x ये हो जाएगा, प्लस 4 साल बाद पूछा है तो +4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू रेशियो कितनी हो जाएगी 3:4 की, तो 3:4 लिख दीजिए। अब बस यहीं तिर्यक गुणा कर लेंगे तो x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, और बस जो आपने x माना था रवि की वैल्यू 5x माना था तो 5 चौको 20, और हिमा की 4 गुणे 7 यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको ये क्यों जो है ला रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपको बस फार्मूले याद हो जाए। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो जो है कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो सब वैल्यू दे रखा है इसने, है ना, हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है πr² h है। पाई की वैल्यू मालूम है आपको 22/7, आर की वैल्यू जो है नहीं मालूम है क्योंकि इसने जो है डायमीटर में दे रखा है। तो आर बराबर होता है डायमीटर बाई 2, यानी कि जो त्रिज्या होती है डायमीटर की आधी होती है। तो डायमीटर दे रखा है 100, डायमीटर दे रखा है इसने जो है बेस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आधा करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सेंटीमीटर में आएगा तो हमें जो है मीटर में सबको लाना है, तो 70 सेंटीमीटर बराबर जो है 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है πr² h में आर की वैल्यू मिल गई, एच की वैल्यू पूछिए तो, और जो है वॉल्यूम दे ही रखा है 1.54, बस इधर से एच की वैल्यू इधर उधर गुणा भाग करके निकाल लीजिए और 1 मीटर निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 40% मार्क फॉर पासिंग, he got 178 marks and failed by 22 marks, the maximum number of marks। कह रहा कि एक व्यक्ति एक स्टूडेंट है तो उसको पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, वो 178 नंबर लाया और 22 नंबर से फेल हो गया, तो मैक्सिमम पासिंग मार्क कितना था। ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क, सॉरी, इसमें जो टोटल नंबर कितना था ये पूछा है ना। तो हम क्या देखेंगे, द मार्क स्टूडेंट हैज़ गॉट, कितना स्टूडेंट नंबर पाया, तो 178 नंबर पाया। अब उसमें जो है अगर वो 22 नंबर पा जाता तो वो फेल नहीं होता, ठीक है। तो 22 नंबर का मतलब कि 178 में 22 जोड़ दीजिए, यानी कि 200, 200 पासिंग मार्क था, ठीक है। तो 200 पासिंग मार्क था पास होने के लिए। और यहाँ पे पहले ही दे रखा था कि स्टूडेंट को जो है 40% चाहिए था पासिंग मार्क लाने के लिए, यानी कि अब हमें एक तो ऐसे ही आंसर मिल गया कि किसका 40% 200 होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि किसका जो है 40% 200 आ रहा है, तो वैसे ही टिक मार देंगे। अगर वो नहीं मालूम तो कैसे निकालेंगे कि जो है आपका जो है 40 का x% मान लीजिए बराबर 200 है, तो बस जो है परसेंट का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 40/100 इंटू एक्स इजकल टू 200। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इधर भेज दीजिए, तो ये जो है कट पिट के जो है आपका 500 आ जाएगा, है ना। यानी कि 500 मार्क्स का है। या तो आप वहीं से देख लीजिए कि इसमें से किसका परसेंट जो है 200 आ रहा है, किसका 40% 200 आ रहा है। तो 50 अगर ऑप्शन में रहेगा तो एक तो वही होगा, नहीं तो ऐसे कैलकुलेशन से निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि a² + 1/a² बराबर 27, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a-1/a। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दे रखा है कि a² - 1/a² बराबर 27, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 को घटाएंगे, तो a² - a² - 2 हो जाएगा। और 27 -2 कर देंगे, दोनों साइड में 2 घटा दिया तो a² - 1/a² - 2 हो गया। और यहाँ पे हमने छोटा सा ऐड कर दिया कि a गुणे 1/a लिख सकते हैं, क्योंकि a और a से कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया। और इधर जो है 27 में से जब 2 घटा दिए तो 25 आ गया, ठीक है। तो a-1/a का स्क्वायर ये हो जाएगा, इसके बराबर होता है a² - 1/a² - 2ab। तो ये एक वो फार्मूला बन गया आपका a-b का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो वही हमने जो है ये इसके बराबर कर दिया, और इधर 25 है, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर √25 हो जाएगा। तो a-1/a बराबर क्या हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। और यहीं देखिए यहाँ पे पूछा था a-1/a की वैल्यू क्या होगी, तो वो 5 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लेंथ, विड्थ और हाइट क्यूबॉइड की कितनी है, 4.2, 3, 1.1 मीटर है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अगर आपको फार्मूला मालूम है कि वॉल्यूम क्यूबॉइड का कैसे निकालते हैं, L/B/H से निकालते हैं, तो बस आप डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 13.86 मीटर क्यूब आएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,860 हो जाएगा। कहने का मतलब कि बस आपको फार्मूला याद कराना मेरा मेन पर्पज़ है, ठीक है। इसमें देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो कैसे मैं किया हूँ देख लीजिए एक बार। इसमें कुछ नहीं, 2 × 5 पे जो है -5 का थोड़ा सा करना था, और फिर जो है उसको काट पीट करना था, और आपका 1/5 पे 9 घाते आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ए शॉपकीपर सेल 2 बैग फॉर 5500 ईच, ऑन वन गेट 26% प्रॉफिट एंड ऑन अदर ही गेट 26% लॉस, देन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। यानी कि एक शॉपकीपर है, 5500 रुपये का जो है बैग खरीदा दो, और एक पे उसको 26% का लॉस हुआ, और एक पे 26% का प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली उसको क्या हुआ, लॉस हुआ या हानि हुई, अगर हुई तो कितनी हुई, ठीक है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड हमारा आता है a+b+a गुणे b/100, ठीक है। तो इसमें लॉस को प्लस से दिखाते हैं, और नहीं, लॉस को जो है माइनस से दिखाएंगे और प्रॉफिट को प्लस से। तो लॉस और प्रॉफिट a+b+a गुणे b/100 से देखेंगे तो प्लस, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ जो है आपका, मैंने यहाँ पे 25-25 लेके सॉल्व कर दिया, जबकि क्वेश्चन में 26-26 था, तो कोई
कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें जो है आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 25-25 मान के सॉल्व कर लीजिएगा, या इसको जो है जो भी आपको है अच्छा लगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 25% का सपोज किया प्रॉफिट हुआ तो 25 हुआ, लॉस हुआ 25 का तो -25 हो जाएगा, प्लस ए गुड़े बी, यानी कि 25 गुड़े 25 तो प्लस लॉस प्रॉफिट वाला है, और जो है -25 जो है लॉस वाला है, तो 25 गुड़े -25 कर देंगे तो वो अपन 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये जो है -625 आएगा, उसको जब 100 से भाग देंगे तो -6.25 आएगा, यानी कि कह सकते हैं कि उसको -6.25 का लॉस हुआ, इतने परसेंट का, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें करा कि ऑन सेलिंग प्राइस फॉर अ फाइन 810, सुनील गिव 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। मतलब कि उसका कास्ट प्राइस निकाल रहा है। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 810 रुपये है, और उस पर उसको 8% का गेन हुआ, तो उसका कास्ट प्राइस क्या था। तो कास्ट प्राइस जो है 810 गुणे 100/100 + 8 कर देंगे, तो ये जो है निकल के आ जाएगा 750 रुपये उसका था, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, कह रहा है कि इसमें जो है सुटेबल क्या आएगा इन चारों में से। तो दो हैज़ गोन द अटेंड द मीटिंग, तो ये प्रिंसिपल की अगर आपको अच्छे से स्पेलिंग मालूम है तो प्रिंसिपल ए वाला जो है ये तो सिद्धांत के लिए होता है, ठीक है। और ये पी ए एल वाला जो है प्रिंसिपल जो प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है वी नीड लिटिल वाटर, फ्यू वाटर, और लिटिल वाटर या फ्यू वाटर, तो ए लिटिल वाटर होगा, ए लिटिल वाटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ही वॉज, इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉज एंग्री विथ यू हो जाएगा, ठीक है। वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी, और द असिस्टेंट आस्क मी, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो वो हो जाएगा द असिस्टेंट आस्क मी इफ़ आई वुड लाइक सम टी या कॉफ़ी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें जंबल वर्ड है तो इनको आपको सिक्वेंसली रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, BECFD हो जाएगा। मतलब कि किसी तरह से इनको, जैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस वर्ड में लाना होता है ना, आपने पढ़ा होगा ग्रामरली सीक्वेंस में लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, तब इसको करेंगे तो एवरी वन क्राउडेड अराउंड हिम जम्प इनटू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो आर्टिकल आपको भरना है, तो इसमें हो जाएगा द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सा ए स्पाइडर ट्रिमिंग टू क्लाइम ट्राइंग टू क्लाइम अप टू द सीलिंग ऑफ द केव, तो यहाँ पे आर्टिकल भरना है, ए एंड द का यूज, ठीक है। गुलिबल का अपोजिट क्या होता है, तो साइनिकल होता है। जेनिट का सिनोनिम क्या ये सारे आए हुए हैं। जेनिट का सिनोनिम क्या होगा, पिंसेल हो जाएगा। और अपार्टमेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है ये पूछा गया था, तो अपार्टमेंट का APARTMENT अपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्फेक्शनर इज अ पर्सन हु, यानी कि कन्फेक्शनर किस व्यक्ति को कहते हैं जो सेल स्वीट, जो मिठाई बेचता है, जो मिठाई बेचता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कन्फेक्शनर, ठीक है। अब आ जाते हैं जीके पे। जीके में पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट, यानी कि गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई है। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वार, है ना। इंडिया और पाकिस्तान का वार जब 1971 में हुआ था, तो उस समय जो है चीफ आर्मी कौन थे, तो वो थे फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ, और जिसे आप शॉर्ट में सैम बहादुर कहते हैं, जो भी जस्ट रिसेंटली जो है कह सकते हैं 1-2 महीने पहले सैम बहादुर की मूवी भी रिलीज हुई, तो ये वही हैं, ठीक है। सलमान रुश्दी जो हैं, जिनको किताब के लिखने के लिए जो है बुकर प्राइज मिला था, तो बुक का नाम क्या था, तो बुक का नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन उस किताब का नाम था। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो है दोस्तों विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से
दांतों में एजिंग हो जाती है, मसूड़ों से खून निकल आते हैं, ठीक है, जो भी है। नंदा देवी पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो है फुटबॉल। इसको जो है सोफा से एक तरह से याद कर सकते हैं, संतोष और फुटबॉल। जो है कम्युनिकेबल, एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, यानी कि एक तरह से छुआछूत की बीमारी कह सकते हैं, तो वो है चिकन पॉक्स। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो यूएन जनरल असेंबली के फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अब हमारा आता है टेक्निकल पे, तो टेक्निकल पे जो है पहला जो है क्वेश्चन, लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 10⁻16 मीटर होता है। मोमेंटम का फार्मूला, तो मास गुणे वेलोसिटी, ये जो है मोमेंटम का फार्मूला है। हु कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, तो आर्यभट्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ये क्वेश्चन मुझे पता हुए हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि नहीं जो है ये सिलेबस में नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आपको मालूम होगा कि मुंबई के पेपर में सिलेबस कुछ और था और आ गए थे क्वेश्चन कुछ और, ठीक है। तो पाई का पूछा था, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक कार अंडर गोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन, यानी कि एक कार जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है, तो कार का क्या जो है कार का जो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो वो जो है एक तरह से नॉन जीरो कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट नॉन नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, तो उसका अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, ठीक है। आइसोटोप में क्या होता है, तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर जो है एक तरह से सेम होते हैं। कार्बोलिक एसिड किसको कहा जाता है, तो फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। सोप रिमूव बाय ग्रीस, ग्रीस से जो है ग्रीस से जो है सोप को, सॉरी, जो है ग्रीस लगी होती है किसी कपड़े पे, तो सोप से वो उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो एक कोआगुलेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड CO2 बाय एंजाइम नोन एज, यानी कि यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड CO2, यानी कि यूरिया को जो है अमोनिया और CO2 में जो तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, तो उसको यूरिएज कहते हैं, ठीक है। एल्किन एल्केन का फार्मूला CnH2n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबस में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से है सिलेबस में, तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीनर डायोड किस लिए यूज होता है, तो जीनर डायोड जो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी, ठीक है। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, तो जर्मेनियम है। पीएन जंक्शन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बेसिस, ठीक है। तो ये जो है ये जो है एक तरह से पूछा था कि पीएन जंक्शन पे जो रेजिस्टेंस किस बेस पे होता है, तो ये फॉरवर्ड बेसिस पे होता है और वो लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए डायोड कैन बी यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, डायोड किस लिए यूज होता है, तो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमारा रेक्टिफिकेशन कहलाता है ना। कह रहा है कि ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी चार्ज कैरी ऑन, यानी कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजोरिटी जो चार्ज जो वो ढोता है वो कहाँ पे है, किस पे ढोता है, तो वो होल पे, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड एंड गैसेस नेवर शो, लिक्विड और गैसेस जो है उनमें कभी नहीं देखी जाती क्या, तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, तो इंड्यूस करंट को की डायरेक्शन के लिए हम जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है किस पे वर्क करता है, तो वो ओनली एसी करंट पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीबी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसका फुल फॉर्म है। तो कह रहा है कि विच कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑन विच ऑन द
कह रहा है कि जो एमसीबी होती है वो जैसे शॉर्ट सर्किट होने वाला है तो सप्लाई को काट देती है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी से देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इन अमोनिया प्लांट द पर्जिंग ऑफ इसेंशियल टू मेंटेन, यानी कि जो है अमोनिया प्लांट में पर्जिंग क्यों करते हैं? तो वो दोस्तों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रेशियो मेंटेन करने के लिए करते हैं। और रेशियो क्या होती है? 3:1 होती है। ठीक है, कह रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 900 डिग्री पे हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज ए, तो उसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्राफ्ट प्रोसेस को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है? तो सल्फेट प्रोसेस कहते हैं उसे। शुगर बीट में जो है सुक्रोज की परसेंटेज कितनी होती है? तो 13 से 17% होती है। कह रहे कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड एल्कली, यानी फैटी एसिड को एल्कली से जो है रिएक्शन करा दो तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? तो उसे सोप कहेंगे, और इस विधि को सोपनिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट आर दोज विच इजली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इजीली डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, सोडियम डोडिलसाइड बेंजाइल सल्फेट, ये क्या है? तो ये एक तरह से डिटर्जेंट है। नेचुरल रबर का जो है, नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है? तो ये सिस टू मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी कि पॉलीआइसोप्रीन कह सकते हैं। ठीक है, स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिमूवल ऑफ, यानी कि स्वीटनिंग जो हम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो क्या रिमूव करने के लिए? तो सल्फर और उसके कंपाउंड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, नोमनिकल्चर का अगर बात करें तो नोमनिकल्चर में आईयूपीएससी नेम तो आएगा ही आएगा। एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़े से डिस्ट्रक्शन होते हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं, चलिए छोड़िए। नोमनिकल्चर में आईयूपीएससी पूछता है ना, तो आईयूपीएससी में जो है मैंने ये जो बनाया है इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ कि ये इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 2,8 डाईमेथाइल 4,6 डेकाडेन, यानी कि मेथ एथ प्रोपब्यूट पेंट जो है हेक्स हेप्ट 9 और डी डेक जो भी होता है, तो 10 तक का आप याद कर लेना ताकि जो काउंटिंग करके जो है बता सको। ठीक है, दूसरा आईपीएससी नेम देखिए बहुत ही सिंपल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मेथिल और जो है ग्रुप जोड़ रखा है और CH3 बोल दिया है। तो ये क्या होगा दोस्तों? 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, और पेंटेन कहाँ पर? 2 इन दूसरे स्थान पर। ठीक है, काउंटिंग जो है शुरू करेंगे लास्ट से। ठीक है, इसका जो है आईपीएससी नेम क्या होगा? और जो है स्वास्तिक का जो चिन्ह है इसका आईपीएससी नाम क्या है? तो ये जो है देखिए इसकी काउंटिंग जो चाहे कहीं से भी करिए, 3 पॉइंट पे जो है 3,3 डाई जो है इथाइल एथिल मिलेगा आपको, है ना? तो ये 3,3 डाई इथाइल पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर इज, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर किस में पाया जाता है? तो आइसोएक्टेन में। और जीरो ऑक्टेन नंबर किस में पाया जाएगा? तो एन हेप्टेन में। ठीक है, गैसोलीन हैज़ अ कंपोजिशन, गैसोलीन का कंपोजिशन क्या है? तो C6 से H8 के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CH3 और Br+2 Na+Br-CH3, इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ गया पेट्रोलियम में। तो इसे वोल्टेज रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें जो है कभी कभी ये पूछता है कि इसका जो है रिग्रेंट कौन सा होता है? तो सोडियम और ड्राई ईथर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है ए लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन कन्वर्ट टू गैसियस हाइड्रोकार्बन, यानी कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसको क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव मेथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो है इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जिसको वाटर से अगर ट्रीटमेंट करें तो वो जो है एक तरह से मेथेन देता है। तो देखिए इसका Al4C3 को अगर हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो ये 3CS4, यानी कि यहाँ पे मेथेन मिल गई आपको। ठीक है, बाकी ये जो दूसरा ऑप्शन ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि CaCO3 CaC2, है ना?
CaC2 का जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस मिलती है। तो कई बार पूछता है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वाटर के साथ क्रिया करके एसिटिलीन देगा, तो वो है जो है एक तरह से कार्बाइड है ना। तो CaC2 है। और अगर पूछेगा कि मेथेन कौन देगा तो उसके लिए जो है Al4C3 है। बहुत दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलपीजी मिक्सचर किसका होता है, तो अगर पूछ ले ब्यूटेन प्रोपेन तो आप बता सकते हो, लेकिन उसका फार्मूला आपको याद होना पर चाहिए, है ना। C4H10 प्लस C3H8, ठीक है। केरोसिन किसका मिक्सचर होता है, तो वो उसमें एल्केन का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल के स्ट्रेंथ से क्वेश्चन देख लेते हैं। हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस जो है थिन सिलेंडर जिसका डायमीटर दे रखा है D, थिकनेस दे रखा है T, और प्रेशर उस पर अप्लाई दे रखा है P, तो क्या होगा हुप स्ट्रेस, तो PD/2T हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सेम वही होगा, डायमीटर D, थिकनेस T और प्रेशर जो है P के लिए। तो जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो जाएगा 4D/4T हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यंग मॉडुलस, इस किसका रेशियो होता है, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच कैन बी रोल इनटू प्लेट या थिन शीट कह सकते हैं, तो उसे मिलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हार्डनेस, हार्डनेस जो है जो हार्ड मटेरियल होता है वो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, तो इंडेंटेशन का, स्क्रैचिंग का या एब्रेशन का, अगर इन सब का रेजिस्टेंस, इन सब के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट करे तो ये उसको हार्ड का मटेरियल कहेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर से देखते हैं। तो कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू, तो 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट यानी कि 210 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। वेयर इन एन ऑयल सेपरेटर इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंस्टॉल। करें कि ऑयल सेपरेटर को कहाँ पे लगाया जाता है, तो ऑयल सेपरेटर को कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, यानी कि कंप्रेस करके जो जा रहा है कंडेंसर को, तो उसको सबसे पहले जो है बीच में हम ऑयल सेपरेटर लगा के उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट। तो गुड रेफ्रिजरेंट का अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है। अगर पूछे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट, तो वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज लीकेज ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट और सल्फर स्टिक गिव। कह रहा है कि अमोनिया लीकेज होती है तो उसको सल्फर स्टिक से जो है हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो उस समय जो फ्यूम्स बनता है वो किस टाइप का बनता है, तो वो वाइट स्मोक बनता है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो, ठीक है। कह रहा है कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो है एयर कंडीशनर को के लिए यूज करते हैं, वो क्या बताता है, तो वो मोस्ट एयर की कंडीशन बताता है। जैसे मोस्ट एयर की कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई और ड्राइबल टेम्परेचर, मतलब सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है विच इज स्टेट फंक्शन, तो वर्क जो है एक तरह से स्टेट फंक्शन है। फर्स्ट इम्पेरियल टेम्परेचर स्केल कौन सी है, तो फारेनहाइट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन रिएक्टिव सिस्टम, नॉन रिएक्टिव सिस्टम के लिए जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो 2 - n + कैपिटल N, जहाँ पे स्मॉल n जो होगी नंबर ऑफ फेज, कैपिटल N होगी नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज की, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट, ट्रिपल पॉइंट जो वाटर का होता है उस पर प्रेशर कितना होता है, तो 0.00602, टेम्परेचर कितना होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, तो ये इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। स्टीम बॉयलर और स्टीम टरबाइन से थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर आर प्रीफर फॉर, वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई आउटपुट यानी कि बहुत ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत होगी विथ हाई प्रेशर के साथ, तो वहाँ पे हम वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज करेंगे। फायर ट्यूब बॉयलर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट ब्लो डाउन जो है बॉयलर में क्यों दिया जाता है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। शेप ऑफ मैन होल, बॉयलर का जो शेप होता है
बॉयलर के मेन होल का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, तो वो एलिप्टिकल, अंडाकार एक तरह से कह सकते हैं ना, एलिप्टिकल शेप का। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन बॉयलर ड्यू टू। जो मैक्सिमम एनर्जी का नुकसान होता है बॉयलर में वो किस वजह से होती है, तो फ्लू गैसेस की वजह से। फ्लू गैसेस जो चिमनी से ऊपर उठ के जाते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 120 या 125 डिग्री के करीब, तो वो ज़्यादा लॉस होता है हमारा, और वो करना भी ज़रूरी है। उतना टेम्परेचर से ना निकालें तो वो फ्लू गैस में नॉक्स ऑक्स कंडेंस होकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड बना के चिमनी को ही क्या कर देगा, कोरोड कर देगा। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है n√p/3/2। ठीक है, इन एक्सियल फ्लो टरबाइन इनलेट इज, करेक्ट। एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में इनलेट भी एक्सियल ही होता है और उसका जो आउटलेट होता है वो भी एक्सियल ही होता है। ठीक है, केप्लान टरबाइन क्या है, तो जहाँ पे जो है पार्ट लोड एफिशिएंसी चाहिए वहाँ पे जो है हम केप्लान टरबाइन का यूज करेंगे। ठीक है, गवर्नर यूज इन स्टीम टरबाइन का, स्टीम टरबाइन में जो गवर्नर का यूज किस लिए करते हैं, तो वो रेगुलेट द स्पीड, स्पीड को रेगुलेट करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है एक तरह से गवर्नर। ठीक है, स्टीम टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे वर्क करती है, ये तो रैंकाइन साइकिल हो जाएगा। अब जो है पंप, वाल और कंप्रेसर से क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप की क्या होती है, तो n/Q/3/4 हो जाएगा। सर्ज टैंक इज यूज इन पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में जो सर्ज टैंक है वो किस लिए यूज होता है, तो रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग की वजह से जो प्रेशर बढ़ा उसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, ए स्टार्टिंग एन एक्सेल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वाल, यानी कि एक्सेल पंप को आपको स्टार्ट करना है तो उसका डिलीवरी वाल क्या रखना पड़ेगा, तो खुला रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, ए पंप विच इज सेंट्रीफ्यूगल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स ब्लेड आर, कह रहा है कि एक पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो कब एफिशिएंसी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो उसकी एफिशिएंसी तब सबसे ज़्यादा होगी जब उसकी जो ब्लेड है वो बेंट बैकवर्ड हो। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ डबल एक्टिंग पंप, डबल एक्टिंग पंप का डिस्चार्ज का फार्मूला क्या है, तो 2 ln/60। अगर सिंगल एक्टिंग का होता तो ln/60 हो जाता, डबल एक्टिंग का जो है 2 ln/60 हो जाएगा, जहाँ पे L लेंथ ऑफ स्टोक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एन स्पीड ऑफ द क्रैंक इन RPM। ठीक है, स्पीड चेक वाल, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, फीड चेक वाल जो है कहाँ पे यूज होता है, तो बॉयलर में। फीड चेक वाल जो होता है वो बॉयलर में फीड कंट्रोलिंग के लिए, वाटर के कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, एसिडिक फ्लूड वी यूज, कह रहा है कि कोई फ्लूड एसिडिक है तो उस लाइन में किस टाइप का आप वाल यूज करोगे, तो वहाँ पे डायफ्राम वाल यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो है स्टीम लाइन में, कोई स्टीम की लाइन है वहाँ पे कौन सा कंट्रोल वाल यूज करेंगे, एयर फेल टू ओपन या एयर फेल टू क्लोज। तो वहाँ पे देखिए स्टीम का है, स्टीम जा रही है लाइन में, अगर फेल टू ओपन, एयर फेल टू ओपन रखेंगे तो जैसे ही एयर फेल होगी तो वो पूरा कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा, क्योंकि एयर फेल टू ओपन है, तो स्टीम बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगी और ओवर हीट करके सिस्टम को पूरा प्रेशराइज करेगी, मेल्ट करा देगी। तो इसलिए जो है स्टीम की लाइन में हमेशा जो है एयर फेल टू क्लोज वाल यूज करेंगे। एयर फेल टू यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, एयर फेल टू क्लोज, यानी कि एयर फेल जैसे ही वो तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, बटरफ्लाई वाल जो है एक तरह से कंट्रोलिंग वाल की तरह यूज करते हैं, कंट्रोल वाल की तरह, है ना। हाईएस्ट प्रेशर ड्रॉप जो है किस वाल में होता है, तो ग्लोब वाल में होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, तो 50 मीटर क्यूब पर हावर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आई यूजुअली प्रीफर, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर और कम डिस्चार्ज चाहिए वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं ना। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है एक तरह से उसको किस पे रखा जाता है, तो उसको आइसोथर्मली रखा जाता है। ठीक है, आइसोथर्मली, ठीक है, क्योंकि हर स्टेज में जो है उसका हम सोचते हैं कि टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्म रहे, है ना, आइसो रहे। नेक्स्ट है सेपरेटर आर जनरली यूज इन, सेपरेटर कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है कंप्रेसर में, तो आफ्टर कूलर और रिसीवर के बीच में जो है सेपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है,
रोटरी कंप्रेसर का यूज कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे लार्ज डिस्चार्ज चाहिए हमें लो प्रेशर पे, तो वहाँ पे रोटरी कंप्रेसर का यूज करेंगे, ठीक है। मटेरियल साइंस में देखते हैं, तो मटेरियल साइंस में कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड ऑन, तो स्टील की जो हार्डनेस होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो द शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बाइड्स इन आयरन, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉपर इन एल्यूमिना, यानी कि कॉपर को एल्यूमिना में जो ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, तो वो क्या करेगी, ग्रेन रेनफोर्समेंट इंक्रीज करेगी, ठीक है। निकिल एलोइस अगर स्टील में हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो उसकी टफनेस और जो है हार्डनिंग को इम्प्रूव करेगी। डक जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो लेड पाइप में, ठीक है, लेड पाइप। जर्मन सिल्वर का जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, तो कॉपर, निकिल और जिंक है। हीट ट्रांसफर में देखते हैं क्वेश्चन, तो हीट ट्रांसफर में जो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ क्या होगी, तो वो बढ़ सकती है या घट सकती है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, बॉइलिंग वाटर की, स्टीम की, सॉलिड आइस की या रेन वाटर की। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी मैक्सिमम इन सॉलिड, उससे कम लिक्विड, उसके कम गैस। तो यहाँ पे जो है इस फेज में अगर देखा जाए तो सॉलिड आइस, आइस में जो है सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेटेड पाइप लीड टू, यानी कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेटेड पाइप का रखते हैं तो उससे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि जो सूर्य से जो एनर्जी पृथ्वी पे गिरती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा, जो है एक्स्ट्रा टेरेंशियल रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीट is lost from a 100 mm diameter steam pipe placed horizontally in ambient temperature 30 degree. If the Nusselt number is 25 and thermal जो है conductivity of air is 0.03 watt per meter Kelvin, then heat transfer coefficient will be। तो ये देखिए नसल्ट नंबर दे रखा है, तो नसल्ट नंबर पर अब होता है एच डी अपन के, सारी वैल्यू उसने दे रखा है। एच की वैल्यू जो है दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है ना, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और विल भी बस वही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी वैल्यू दे रखा है और एच इजकल टू एच की बस वैल्यू पूछा है, तो एच को इधर ला के जो है सारी वैल्यू रख लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, आपका आ जाएगा। बस एक इसमें काम करना रहेगा आपको छोटा सा, कि 100 mm डायमीटर है तो को आपको जो है मीटर में लाना पड़ेगा, तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्व कर दीजिए, 7.5 वाट पर मीटर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, करें कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन इज 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए इसके लिए जो है आपको फार्मूला याद रहना ज़रूरी है, 8 सरफेस टेंशन अपन डी ए इसका फार्मूला है। तो ये जो है इसी पे बस रख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेवियर स्टोक इक्वेशन रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन जो है कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82 फ्लो विथ अ वेलोसिटी 4.43 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी हेड, दे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.82 और वेलोसिटी दे रखा है 4.43 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हेड पूछ रहा है। तो देखिए कुछ भी इसमें नहीं करना है दोस्तों, देखिए वेलोसिटी हेड बराबर हमारा होता है v² / 2g, v की वैल्यू मालूम है 4.43, जी की वैल्यू मालूम है 9.81, बस वहीं पे फार्मूला रख लीजिए और कर लीजिए। ये बस कंफ्यूज करने के लिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो है ऑर्फिस मीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे जो है मेजरमेंट ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में अगर आपको जो है फ्लो चाहिए तो वहाँ पे ऑर्फिस मीटर या वेंचुरी मीटर लगा सकते हो, ठीक है। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर का यूज ओपन चैनल में करते हैं। पिटार ट्यूब का यूज जो है
वेलोसिटी मेजर करते हैं पाइप और चैनल में, ठीक है। रोटामीटर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पे जो है मेजरमेंट ऑफ अपवर्ड फ्लो है ना, अपवर्ड फ्लो जहाँ पे हो वहाँ पे जो है यूज करते हैं, अपवर्ड फ्लो इन अ वर्टिकल लाइन में, ठीक है। वेंचुरीमीटर में जो है फ्लो यानी कि क्यू किस तरह वेरी करता है, तो देखिए क्यू इजकल टू A1 A2 अपान √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और फिर जो है √2GH दे रखा है, तो इसमें जो है क्यूब जो है √H यानी कि H पे 1/2 की तरह वेरी करेगा, ठीक है। H इसमें पूछा था कि कैसे वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि मास ऑफ पार्टिकल फीड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नोन एज, तो उसे मटेरियल का फ्लो कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस कैन बी यूज फॉर डायमीटर ग्रेटर देन अबाउट 44 माइक्रोमीटर, जहाँ पे 44 माइक्रोमीटर का डायमीटर का कोई पार्टिकल है तो उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए लॉगरिथमिक मीन स्क्वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर साइज रिडक्शन ऑफ अ लार्ज पार्टिकल्स सीट इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ अ फिक्स डायमेंशन विच इक्विपमेंट इज मोस्ट यूजफुल, तो जहाँ पे प्लास्टिक वास्टिक का वो हो उसका साइज रिडक्शन हो वहाँ पे रोटरी नाइफ कटर का यूज करते हैं ना। ट्रूमोल जो होते हैं वो किस स्पीड पे जो है ऑपरेट होता है, तो ट्रूमोल जो होते हैं लो स्पीड पे जो है ऑपरेट होते हैं। क्रिटिकल स्पीड ऑफ बाल मिल डिपेंड करते हैं किस किस पे, तो मिल के रेडियस पे और बाल के रेडियस पे, दोनों पे डिपेंड करते हैं ना। प्रोपेलर क्या होते हैं, तो प्रोपेलर आर एक्सेल फ्लो मिक्सचर होते हैं, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोर्स सॉलिड टू प्लेस ऑफ लेस एलिवेशन टू अ लार्ज डिस्टेंस, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोर्स सॉलिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ले जाना है, तो उसके लिए किस टाइप का जो है कन्वेयर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर, जैसे आप यूरिया प्लांट में देखे होंगे तो बेल्ट कन्वेयर यूज होता है, जहाँ पे कई बेल्ट को एक साथ जोड़ के काफ़ी दूर तक जो है जो यूरिया को ले जाते हैं, MT1 है ना, MT2 MT3 जो भी है, तो वही कह रहा है कि लार्ज क्वांटिटी भी दे रखा है और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाना है, एलिवेशन भी कम रखना है, तो वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। फ्लूराइड बेड किस कंडीशन में फॉर्म होंगे, जब प्रेशर फोर्स जो होता है इक्वल हो जाता है किसके, ग्रेविटी फोर्स के, तो उस केस में फ्लूराइड बेड फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिल्टर मीडिया का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी यूनिट क्या है, तो 1/सेंटीमीटर या सेंटीमीटर -1 कर सकते हैं, -1, ठीक है। नेक्स्ट है रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर का स्पीड कितना रखा जाता है, तो 1 RPM रखा जाता है, 1 RPM यानी कि राउंड पर मिनट, ठीक है। मास ट्रांसफर से क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है ऑलरेडी, कह रहा है कि पैक्ड टावर आर प्रीफर फॉर गैस लिक्विड मास ट्रांसफर ऑपरेशन विथ फोमिंग लिक्विड, क्यों, क्योंकि इन पैक्ड टावर में क्या होता है, गैस इज नॉट बबल्ड थ्रू अ लिक्विड फ्लो, यानी कि उसमें जो है गैस जो होती है लिक्विड पूल में जो है बबल नहीं बनाती, ठीक है। नेक्स्ट है ए वेट सॉलिड इज ड्राई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाई अनसेचुरेटेड एयर ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द मॉइस्चर कंटेन इवेंचुअली अटेन बाय द सॉलिड इज टर्म एज, तो उस मॉइस्चर को कहेंगे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इसमें जो है पूछा है कि अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन थ्योरी मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के वरी विद डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी, तो कैसे वरी कर रही, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √D के, अगर यही फिल्म थ्योरी के लिए हो तो बस नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D, अगर बाउंड्री लेयर की करेगा तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D पे 2/2/3 पावर, ठीक है। ये कमेंट करके आप बताइएगा कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इन डिस्टिलेशन कॉलम रिजल्ट इन, ठीक है, यानी कि अगर मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है डिस्टिलेशन कॉलम में तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या ये होगा कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रे ऑप्टिमम नंबर में है, मिनिमम रिबॉइलर की साइज मिनिमम है, या मैक्सिमम कंडेंसर साइज है, या मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे है, क्या होंगी, इन चारों ऑप्शन में से आप बताइएगा, ठीक है, कि जो है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इन डिस्टिलेशन कॉलम रिजल्ट इन
तो क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है when an unsaturated air water mixture is heated at constant pressure then the relative humidity क्या होगी, तो उसकी घट जाएगी। कैसे होगी वो बताया था कि उसकी होल्डिंग जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, वो है एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है जो रिमूव कलर फ्रॉम द प्योर सब्सटेंस से जो कलर रिमूव करता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन पे वो वर्क करता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज व्हेन, मतलब कह रहा है कि एडजॉर्प्शन का फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर कम रखोगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। रोल ऑफ कैटालिस्ट इन कैटालिस्ट रिएक्शन में कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिवर्सिबल रिएक्शन ए कैटालिस्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है कैटालिस्ट क्या करता है, रेट बैकवर्ड का भी जो है इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन का भी करता है ना, यानी कि इंक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। द प्रोसेस विच कैटालिस्ट बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि उस कैटालिस्ट को मतलब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें से उसका प्रोडक्ट ही एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे ऑटो कैटालिस्ट, ठीक है। कह रहा है कि मेथनॉल से जो है वाटर गैस जो प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है उसमें किस कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो उसमें जो है जेडानो और क्रोमियम ऑक्साइड है ना, ट्राइऑक्साइड आपका जो है रहेगा। फोग, फोग किसका एग्जाम्पल है, तो लिक्विड डिस्पर्जन इन अ गैस का है। मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो इमल्सन का है। एरोसोल किसका एग्जाम्पल है, तो ये सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड इन गैस भी रहे तो भी सही है, लिक्विड इन गैस रहे तो भी सही है, ठीक है। कोलाइडियल पार्टिकल की साइज कितनी रहती है, तो 10⁻⁹ से 10⁻7 के बीच में रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों वाटर केमिस्ट्री या इन्वायरमेंट पोल्यूशन से, जो इसके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कह रहा है फॉर रिमूव डिजोल्व इम्प्योरिटी वी यूज, तो फॉर रिमूव डिजोल्व इम्प्योरिटी इसमें ऑक्सीजन आना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि फॉर रिमूव जो है डिजोल्व इम्प्योरिटी, जिसमें से O2 ब्रैकेट में लिखा था, मैंने O2 यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए जो है किसका यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन N2H4 का है ना। केल्गन का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम हेक्सा जो है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। एग्जॉस्ट जियोलाइट को कैसे रीजनरेट करते हैं, तो जैसे सॉफ्टनर होता है, सॉफ्टनर का भी पूछ सकता है, जैसे सॉफ्टनर एग्जॉस्ट हो गया तो उसको कैसे जो है रीजनरेट करते हैं, तो उसके लिए जो है 10% कंसनट्रेटेड का जो है 10% का जो है NaCl सोल्यूशन, नमक के सोल्यूशन से करते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट अगर वह पूछ दे कि एनायन एक्सचेंज रेजिन जो एग्जॉस्ट है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको जो है NaOH सोल्यूशन से, है ना, कास्टिक सोल्यूशन से, ठीक है। और इसी तरह कैटायन पूछ दे तो आपका जो है HCl हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एलम यूज इन वाटर फॉर कोआगुलेटिंग, एलम का यूज वाटर में एज ए कोआगुलेटिंग के लिए करते हैं, और उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। कह रहा है कि वाटर में डिसइंफेक्शन यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ओजोनाइजेशन पानी का कर देते हैं, यानी ओजोन से जो है ख़त्म करते हैं, या KMnO4 यानी लाल दवा डाल देते हैं, ठीक है। इटाई रोग जो है किसकी वजह से होती है, तो कैडिनम की वजह से होती है। पीएच का जो है रेंज जो है पानी पीने वाले मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पीएच का रेंज क्या होना चाहिए, तो 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मिनी माता जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, मरकरी की वजह से होती है, ठीक है। इसमें जो है ईटीपी प्लांट में सीक्वेंस दे देगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो करेक्ट सीक्वेंस मैंने जो है बना रखा है। सबसे पहले जो इफ्लुएंट आता है उसमें जो है पत्ते वगैरह जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको स्क्रीन चैम्बर्स में
ले जाके अलग कर दिया जाता है। फिर जो है उसमें जो जो अब लार्ज सॉलिड पार्टिकल रिमूव हो गए तो उस पानी को हम एक स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पे, कलेक्शन टैंक में। फिर कलेक्शन टैंक से उसको भेजते हैं इक्विलाइजेशन पिट में, या इक्विलाइजेशन टैंक कह लो। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो पानी आता रहता है तो कभी हाई पीएच का, कभी लो पीएच का, तो वो इक्वलाइजेशन टैंक में जाके जो है मिल के जो है यूनिफॉर्म जो है एक तरह से हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर उनको ले जाएंगे हम कहाँ पे, फ्लैश मिक्सचर में। फ्लेक्स मिक्सर उसमें पास कराएंगे। तो फ्लेक्स मिक्सचर में क्या हम करेंगे दोस्तों, एलम का डोज करेंगे। एलम जो है एक तरह से कोआगुलेटिंग एजेंट है। वो कोर्स पार्टिकल को, मतलब जो पार्टिकल जो छोटे छोटे हैं उनको जो है सेटल डाउन करेगी। और चूना, चूना जो है पीएच मेंटेन करने के लिए कर देंगे, ठीक है। अब उस पानी को हम सर्कुलेटिंग जो है टैंक में ले जाएंगे, जहाँ पे उसके मैक्रो फ्लॉक बनेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी क्लैरिफायर में ले जाएंगे। प्राइमरी क्लैरिफायर में जो है वो जो है जो बने होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और उनको सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव कर देंगे, ठीक है। बाकी अब जो बचे बचा पानी उसको एरिएशन टैंक में ले जाएंगे। वहाँ पे एरियोबैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, उन वहाँ पे जो है उस पानी में जो है जो भी इम्प्यूरिटी होगी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक उनको डाइजेस्ट कर देगा। फिर जो है उसको सेकेंडरी क्लैरिफायर में ले जाएंगे, जहाँ पे जो है जो डाइजेस्ट बैक्टीरिया क्या रहेगा तो वो सारे जो है रिमूव हो जाएंगे जो है। बाकी फ्रेश वाटर को हम ले कर जाएंगे जो है ट्रीटेड वाटर में, ठीक है। तो ये सारे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि केमिकल ट्रीटमेंट कौन सी है, और जो है आपका मैकेनिकल ट्रीटमेंट कौन सी है, या जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहाँ पे होती है। तो एरिएशन टैंक आपका जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाती है। और जहाँ पे फ्लेक्स मिक्सचर में आप एलम और जो है चूना मिलाया, लाइम, तो वो जो है केमिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिजिकल ट्रीटमेंट कहाँ पे है, स्क्रीन चेम्बर से पास की, ऑयल स्कीमर वगैरह लगा के उसको रिमूव कर दिए, तो वो सब जो है फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ईटीपी प्लांट आपको पढ़ा दिया मैं। फायर एंड सेफ्टी से देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किस टाइप के फायर में किया जाता है। तो पेपर में लगी आग हुआ, लकड़ी में लगी हुई आग है, या फैब्रिक फायर है, तो इन सब में वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अगर बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड में आग लगी है, गैसियस में आग लगी है, या इलेक्ट्रिकल फायर है, तो वहाँ पे CO2 टाइप का यूज कर लेंगे। ड्राई पाउडर का यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसका भी वही जो है फ्लेमेबल लिक्विड, गैसेस और एल्कली मेटल में आग लगी है तो भी यूज करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फायर में थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ड्राई पाउडर का यूज अगर इलेक्ट्रिकल फायर में करेंगे तो कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट जैसे कंप्यूटर वगैरह हैं उसमें अगर आग लगे, कीबोर्ड वगैरह, तो पाउडर जो है मारेंगे तो पाउडर पूरा उस पर चिपक जाएगा, तो बाद में वो फर्दर यूज के लिए यूज नहीं होंगे, है ना। फर्दर यूज आप उनको नहीं करोगे, क्योंकि पाउडर पाउडर पूरा चिमिक जो है जो उसकी स्क्रीन वगैरह को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो उससे अवॉइड किया जाता है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हमेशा फ्लेमेबल लिक्विड के लिए, ठीक है। ये सिंबल किसके लिए है, तो ये जो रेडियो एक्टिव हजार्ड्स को शो करता है ना, सिंबल संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट हमारा आता है प्लांट ऑपरेशन बेस। तो प्लांट ऑपरेशन में अगर आप जाओ रिफाइनरी का एग्ज़ाम देने, तो सारे क्वेश्चन तो वो तो रिफाइनरी से रिलेटेड पूछ लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सबसे पहले सी डी यू का क्या है, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट फुल फॉर्म है, ठीक है। पूछ लेगा इसका जो है, इसमें जो है फीड कौन सी यूज होती है, और रिएक्शन जो होती है उसमें कैटालिस्ट कौन सा होता है, कितना टेम्परेचर रखते हैं, कितना प्रेशर रखते हैं, आउटपुट क्या मिलता है, और उनका जो बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा इसी पे। और या तो वीडीयू कर देगा। वीडीयू मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में वैक्यूम कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, प्रेशर कितना रहता है, उसके बाद उसका जो है इनलेट जो है क्या इन होता है, क्या आउट होता है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। एफसीसी का भी सेम ऐसे फ्लूइड कैटाल जो एफसीसी का फुल फॉर्म है फ्लूइड कैटालिक क्रैकिंग यूनिट, इसका भी पूछ लेगा, इसका फीड कौन सा है, कैटालिस्ट कौन सा है, टेम्परेचर, प्रेशर,
पूरा मतलब डायग्राम टाइप का ऑपरेशन बेस से है ना। एसआरयू का फुल फॉर्म तो सल्फर रिकवरी यूनिट है। इसमें क्या होता है, ठीक है। डीएस क्या है, डीजल डिसल्फ्राइजेशन यूनिट है। इसमें क्या होता है, ठीक है। डीसीयू डीले कोकिंग यूनिट क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। और ये सारे जो है एक फुल फॉर्म तो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। फुल फॉर्म तो आपको याद हो जाएगा तो वो कर लेंगे, लेकिन जो है अगर इसकी डीपली नॉलेज है तो वो चाहिए, तो वो जो है नहीं मिल पाएगी। मुझे ऑलरेडी जो है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप जो अप्रेंटिस किए हुए हैं वहाँ से, तो उनसे हेल्प लेके पूछ सकते हो। इतनी ही बस अगर आपको फ्लो डायग्राम अगर मिल जाए कि क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसा टेम्परेचर, कैसा प्रेशर, क्या फीड स्टॉक, क्या इनलेट, क्या आउटलेट, क्या एसओपी है, कौन सा पंप है, कैसे ऑपरेशन है, ये सब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा था तो उसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। 10 कंट्री है लगभग। नेक्स्ट है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी का कितना होता है, तो 410 से 580 होता है। डीजल इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो एनलिंग पॉइंट गुड़े एपीआई ग्रेविटी अपान 100 हो जाएगा। सल्फर कंटेन, सल्फर कंटेन जो है क्या किससे मेजर किया जाता है, तो बम कैलोरीमीटर से जो है हम सल्फर कंटेन मेजर करते हैं। और सल्फर अगर रहेगा तो वो क्या नुकसान करेगा, तो वो क्रैकिंग में जो कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उसके लिए एज ए पॉइजन का काम करेगा, ठीक है। एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू जो है, एसिड वैल्यू जो है एसिडिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की एसिडिटी चेक करते हैं और वो हमेशा 0.1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। एनलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो एनलिंग पॉइंट में जो है हम जो है एरोमेट कितना हाइड्रोकार्बन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू फाइंड द जो है प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन क्रूड ऑयल, ठीक है। और अगर हाई एनलिंग पॉइंट मिल रही है तो इसका मतलब कि उसमें एरोमेटिक कंटेंट कम है। अगर लो एनलिंग पॉइंट है यानी कि हाई एरोमेटिक कंटेंट है ना। स्मोक पॉइंट क्या होता है, तो स्मोक पॉइंट होता है इट इज़ यूज फॉर अ केरोसिन। ये सबसे पहले ये केरोसिन के लिए यूज होता है, ये समझिए, ठीक है। और आइडियल स्मोक पॉइंट कितना है, 25 mm है, ठीक है। और स्मोक पॉइंट अगर ज़्यादा होगी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हाइयर इन स्मोक पॉइंट तो हाई फ्लेमेबल फ्लेम लाइट, लोअर स्मोक फॉर्मेशन एंड बेटर ऑफ, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए एक तरह से, है ना, हाइयर होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर एक तरह से गैसोलीन के लिए यूज होती है और ये एक तरह से नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल की भी बताती है ना। ऑक्टेन नंबर जो है एक तरह से डीजल के लिए यूज होती है। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, तो इससे जो है हमें ये पता चलता है इट टेल अस एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, फ्यूल की एफिशिएंसी ये बताती है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर पे, कम से कम टेम्परेचर पे फ्यूल कितनी एफिशिएंसी दे सकता है या उसका इफेक्टिवनेस कितना है, वो क्लाउड पॉइंट से। बाकी जो है एक आपका और इसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट होता है, फायर पॉइंट होता है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला वीडियो है एज ए उसका प्रैक्टिस पे। ऐसे 2-3 और वीडियो डाल दूंगा तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।